Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपके चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन का कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन लेके। मेक श्योर कर वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लॉज ऑफ मोशन। पहला क्वेश्चन, मैच द फर्स्ट कॉलम विद द अप्रोप्रिएट एंट्रीज इन द सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। दिमाग रीमेक द टेबल वापस से बनाना है। अब देखिए ये कॉलम 1 है, निगेटिव एक्सिलरेशन, पॉजिटिव एक्सिलरेशन, जीरो एक्सिलरेशन। कॉलम 2 है वेलोसिटी से रिलेटेड एंड थर्ड एग्जाम्पल से रिलेटेड है। इसका आंसर हमने मार्क करा के दे दिया आप लोग को। देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, तेजी से स्टार्ट हुआ था और बाद में वो स्लो हो गया। तो यहाँ पे देखो पहले 10 मिली जो था मीटर पर सेकेंड से जा रहा था कार, उसके बाद उसकी स्पीड रुक गई अचानक से। तो देखो स्टार्ट था कुछ और जीरो हो गया। तो ये हमारा निगेटिव एक्सिलेशन। पॉजिटिव क्या, बढ़ता रहता है, वेलोसिटी बढ़ती है उसकी, स्टार्टिंग में कम बाद में ज्यादा हो जाएगी। तो रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। जीरो से रेस्ट से देखो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहुंच गया। जीरो एक्सेलरेशन मतलब नो चेंज, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अ व्हीकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। हो गया आंसर आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैरिफाई द डिफरेंस एंड डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में का टेबल आप लोग को दिखा दिया। डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, समझो ये कोई पॉइंट है, यहां से मैं यहां से गया तो इसको बोलेंगे डिस्टेंस। और एक लेते हैं ये, अब यहां से लेके ये जो सारा डिस्टेंस है अगर ये कैलकुलेट करूं कितना है तो इसको भी डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन जो मिनिमल होता है देखो सबसे नजदीक से ये डायरेक्ट वाला, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सीधा होता है, यहां से लेके यहां तक सीधा। समझो ये है, ये कोई ट्रैवल कर रहा हूं मैं, अगर यहां से यहां का मुझे करना है तो अगर ये मैं पूरा कैलकुलेट कर रहा हूं ये पाथ में जिस पे मैं चला हूं, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। यहां से यहां स्मॉलेस्ट जो पार्ट होगा डिस्टेंस का उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो वही यहां पे लिखा है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। एक्चुअली कितना ट्रैवल कर, ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही है लेकिन शॉर्टेस्ट वाला पार्ट बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। इट इज स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होता है, देखो कोई डायरेक्शन नहीं है कैसे भी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होता है, स्टार्ट टू एंड डायरेक्शन होता है सीधा। द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, ये निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन, डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। हर एक टाइम पे मतलब जितना 10 सेकंड में समझो 5 किलोमीटर, अगले 10 सेकंड में 5 किलोमीटर, अगले 10 सेकंड में 5 किलोमीटर, तो यूनिफॉर्म है। वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल ध्यान रखना, इक्वल इन टाइम ऑफ इंटरवल, लेकिन यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस। बस इस सेट टू बी क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हमारा नॉन यूनिफॉर्म। चलो नेक्स्ट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ऐसा, ठीक है, ये वाला मिलता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये ग्राफ का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैन बी ऑफ एनी शेप डिपेंडिंग ऑफ हाउ द एक्सेलरेशन चेंजेस विद द टाइम। तो मतलब क्या, वो कम ज्यादा हुआ है तो ऐसे भी हो सकता है, और बढ़ते ही चला गया तो ऐसे हो जाएगा। तो ये चेंज होता रहता है नॉन यूनिफॉर्म वाला, डिपेंडिंग और स्पीड, कौन सी स्पीड और वेलोसिटी से कार चल रही थी। नेक्स्ट बच्चों आ जाओ, एग्जाम्पल देखो, अ कार रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विदाउट एनी चेंजेस इन स्पीड। सीधा एक एक अच्छी स्पीड के साथ जा रहा है कार और चेंज नहीं कर रहा है, तो वो एग्जाम्पल यहीं पे क्या हो जाएगा, अ कार रनिंग ऑन अ रोड विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। कभी 5 किलोमीटर पर आवर, कभी 2 किलोमीटर, कभी कभी फिर 10 किलोमीटर, बहुत अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, बहुत ईजी है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो यू दिया है मेरे को, यहां से क्या है, यू दिया है बच्चों, यू दिया है देखो यहां पे 2,
ए दिया है 4, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ए मतलब एक्सीलरेशन, टी इज अ टाइम। तो बोलता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला है। तो कौन सा दिया है? पहले वाले में ये दिया है, तो फॉर्मूला डालो और वैल्यू निकालो। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, u की वैल्यू क्या दी है मुझे? 2, a की वैल्यू 4, t की वैल्यू 3। तो जो जो जहां जहां बोला वैसे वैसे रख देना है। 2 प्लस 12 14। तो इसका आंसर यहां पे आप क्या लिखोगे? 14। अब यहां पे ये दूसरा आ जाते हैं। इस बार मुझे क्या किया है? इस बार मुझे u नहीं दिया है, अरे v नहीं दिया, u नहीं दिया। तो चलो v इक्वल टू यू प्लस ए टी फिर से लिख देता हूं। v क्या मिला मेरे को? यहां पे 5 है v, इक्वल टू u निकालना है। अच्छा, ए v दिया है मेरे को 20, सॉरी v दिया है 20, ये देखो v 20 दिया है, u निकालना है। a दिया है मेरे को 5 और t दिया है 2। तो जिसकी जगह पे जो है वही, और इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। 20 इक्वल्स टू यू प्लस 10, ये यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू यू हो जाएगा। आंसर में यहाँ पे 10 लिखोगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टेबल। आंसर दिखा देता हूँ, मैंने आप लोग के लिए टेबल ऑलरेडी रेडी कर दिया है। देखो 14 एंड 10 आया कि नहीं आया आप लोग का? यही आंसर होगा। सेम फॉर्मूला, लेकिन देखो यहाँ पे इस बार s इक्वल टू, ये हम लोग का दूसरा एक लॉ है, यू टी प्लस फॉर्मूला मतलब हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ ए टी। तो यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर लिख लेना। इस बार s दिया मुझे, s कितना दिया निकालना है। चलो u दिया है 5, t कितना दिया बच्चों? 3 दिया है, तो 3 लिखो जी। इसके प्लस बोला है प्लस, हाफ बोला है हाफ, इंटू a कितना है? 12, और इंटू t का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। तो 5 3 जा 15, प्लस ये देखो 6 जा हो जाएगा, तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 15 प्लस 6 9 जा 54। आंसर आ गया हमारा, इसका कितना आ जाएगा? 69। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 69 का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, एस इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट। सेम फॉर्मूले में बच्चों, सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा। अब इस बार क्या दिया नहीं है हम लोग को? ए नहीं दिया है, बाकी सब दिया होगा। ये दिया 92, एस, यू दिया है 7, टी दिया है 4, 7 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू ए निकालना है, टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 92, 7 4 जा 28 प्लस हाफ इंटू यू 4 का स्क्वायर 16। ये कट हो जाएगा, इंटू ए भी है, ए है, ये कट होके 8 हो गया। इसको साइड में ले लो। 92 इक्वल्स टू 28 प्लस 8a, इसको यहाँ माइनस कर देते हैं। तो 92 माइनस 28 इक्वल्स टू 8a। 92 में से जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 60 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 64 इक्वल्स टू 8a। अब ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा। 64 अपॉन 8 इक्वल्स टू 8, 8 8 जा 64। आंसर कितना आएगा इस बार? 8 आएगा। तो ये देखो, इसका 69 था, इसका 8 आ गया। टेबल अगेन मैंने आप लोग के लिए रेडी करके रखा है बच्चों। ये देखो 8 एंड 69 दोनों आंसर दे दिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये टेबल भी, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला आप लोग जो चैप्टर में निकाले, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका आंसर भी मैंने आप लोग को दे दिया है। 4 एंड 8 आने वाला है। तो इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दे, जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे सारी चीजें वैसे ही सॉल्व करना है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस एंड एक्सप्लेन देम। चलो पहले सेंटेंस कंप्लीट भी करना है, उसका एक्सप्लेन भी करना है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। पहला टॉपिक ही हमने पढ़ा था। देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसका यही बता सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये लिख सकते हो।
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन देखता है स्टार्ट और फिनिश के बीच में, डायरेक्ट इसका निशाना कहां पे रहता है, स्टार्ट पे और एंड पे, बस इसको यही दिखाई देता है, समझे। चलो आगे बढ़े, यस सर, वेरी मच अहेड, बढ़ जाओ आप। चलो नेक्स्ट, डिक्सिलरेशन। देखो एक होता है एक्सिलेशन, तो डेक्सिलरेशन क्या मतलब, एक्सिलेशन कम हुआ है, तो डेक्सिलरेशन इज नेगेटिव एक्सिलरेशन। पेन चेंज कर लेता हूं, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन अ बॉडी is decelerating it means its speed is decreasing। तो मतलब क्या, आप लोग देखो, हम लोग अब भी पढ़े थे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। तो निगेटिव एक्सेलरेशन में क्या बोले थे कि हमारा स्टार्ट में ज्यादा स्पीड होगा, बाद में कम होगा, तो स्पीड कम होती जाती है। एक्सेलरेशन विद अ निगेटिव आल्सो शोज दैट द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। ओके, यही हम लोग को बताना है। हो गया, एक्सप्लेन भी करना है, छोटा छोटा एक्सप्लेन करना है, बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करना है आप लोग को। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब क्या, ये देखो ऐसे घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, और यहां पे ना इसकी स्पीड एकदम कांस्टेंट बना के रखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, तो इट्स डॉट डॉट चेंजेस एट एवरी पॉइंट। तो क्या चेंज होती है, स्पीड तो एक ही है, तो क्या चेंज होती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्यों चेंज होती है बच्चों, ये ध्यान रखना है। देखो बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, हर एक पॉइंट, देखो सर्कल किससे बनता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट से बना रहता है। वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्शन रिलेटेड भी होता है। तो देखो यहाँ पे स्पीड है, तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे, इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ पे, इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ पे, इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो हर एक पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होते जा रहा है, समझ रहे हो। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इस चीज को, कि स्पीड सेम रहेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड दोस्तों ध्यान रखना सेम रहती है, सर्कुलर पाथ पे डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं। और जब डायरेक्शन देखेंगे तो बोलते हैं वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी तो आप देख रहे हो हर एक पॉइंट पे, इसी को बोलते हैं टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये चेंज हो रही है, इसीलिए वेलोसिटी चेंज होती रहती है, सिंपल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये तो लिख दिया हमने, एक्सप्लेनेशन देखो, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ द मोशन, देखो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। हर एक पॉइंट पे जो मैंने ये ड्रॉ किया गया था आप लोग के लिए, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, देखो हर एक पॉइंट पे चेंज होता रहता है। दिस कंटिन्यूअस चेंज, हर एक पॉइंट पे जो चेंज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी एट एवरी इंस्टेंट अकाउंट्स फॉर द चेंज इन इट्स वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट। एवरी पॉइंट पे ये क्या होता है, इसीलिए चेंज हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। अब दो चीज आपस में भिड़ रहे हैं तो क्या सेम रहता है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब मोमेंटम आप लोग ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। ओके, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू एम वी। तो ये यहां से हिट किया और इसको हिट किया, तो ये दोनों, जो इसने अप्लाई किया और जो इसने अप्लाई किया, ये दोनों सेम ही रहेंगे, तो मोमेंटम चेंज जो बोलते हैं रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग कोलिजन। P इक्वल्स टू एम वी। P क्या है, हमारा मोमेंटम, M क्या है, मास, ये क्या है, वेलोसिटी। चलो ये लिख देना आप लोग। नेक्स्ट, the working of a rocket depends on Newton's dot law of motion. Third law of motion, there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. तो देखो explanation, the burning fuel inside the rocket creates a forward push on the rocket. तो देखो रॉकेट कैसा होता है दोस्तों, ऐसा रहता है, आप लोग देखे रहोगे, बार बार इंडिया लॉन्च करती ही रहती है, ठीक है। तो जब ये ग्राउंड पे, जब दोस्तों ऊपर जाना है, इसको ऊपर जाना है, लेकिन ये फ्यूल बर्न करता रहता है इसके अंदर, वो फ्यूल क्या करता है, धक्का मारता है नीचे। तो ये धक्का जो नीचे मार रहा है, देख रहे हो, ये नीचे धक्का मार रहा है, लेकिन ऊपर अपोजिट साइड जा रहा है, और कितना अपोजिट ऊपर उठता जाता है, जितना इसने नीचे जमीन पे फ्यूल के थ्रू धक्का मारा हुआ है। तो देखो इक्वल एंड अपोजिट, दोनों साइड सेम है, लेकिन ये धक्का नीचे मार रहा है तो जा ऊपर रहा है, तो वही बोला है, पुश फॉरवर्ड करते हैं। This forward push creates an equal and opposite push on the exhaust gases. Thus, the working of a rocket depends on the Newton's third law of motion. Equal and opposite, rocket
ऊपर जाएगा, धक्का किधर मारा, नीचे, दोनों में इक्वल ताकत लगाया। गिव अ साइंटिफिक रीजन व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टू द ग्राउंड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। जब ये नीचे गिरता है ना दोस्तों जमीन पे, इसका ना एक्सेलरेशन सेम ही रहता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। बच्चा लोग स्पीड मत बोल देना। When an object falls freely to the ground, it is under the effect of constant force known as force of gravity. तो कोई भी चीज जब नीचे गिर रही है ना, तो इसको नीचे क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उसको ना ग्रेविटी जो अर्थ की है वो खींच रही है बच्चों। नो अदर फोर्सेस एक्ट ऑन इट। तो अगर हम लोग हवा को निकाल दें कि हवा क्या रेजिस्टेंस देती है ना हवा, तो उसको हटा दे तो एक ही फोर्स उसको खींच रही है नीचे की तरफ, वो है हमारी ग्रेविटी। हेंस फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन से दैट दिस कांस्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेट्स द फ्रीली फॉलिंग यूनिफॉर्मली। तो हम लोग मालूम है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स जो कोई भी चीज होती है वो मूव होती रहती है। अगर ये चीज देखो यहां से यहां आ रही है, देखो ये देखो, ये देखो नीचे आ रही है, तो ये मूव हो रही है, तो कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स कौन ले रहा है? ये फोर्स खींचने वाली फोर्स है अर्थ की। दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑन एंड इज डिनोटेड बाय जी। तो देखो ये खींच कौन रहा है इसको, जो फोर्स खींच रही है दैट इज ग्रेविटी, लेकिन ये बॉडी के अंदर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अंदर चेंजेस है, मतलब चेंजेस नहीं है, ये जो एक्सेलरेशन इसके अंदर आ रहा है, ये जो मूव हो रहा है, ये एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसको खींच कौन रहा है? अर्थ की ग्रेविटी जो फोर्स है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे दिखाते हैं बच्चों? स्मॉल जी से, इससे, ओके। और फोर्स को एफ से दिखाते हैं। Even though the magnitude of action of force and reaction of force are equal, their directions are opposite, their effects do not get cancelled out. तो देखो इक्वल एंड अपोजिट बोला ना, रॉकेट का देखो ऐसा तो नहीं कि जीरो हो जाता है, वो मूव ही नहीं कि उसने नीचे धक्का मारा ये ऊपर गया और उधर ही रह गया, नहीं होता ना। रियल में देखो नेट फोर्स आता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट तो हो रही है। दूसरी चीज क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग कि ये नीचे धक्का मार रहा है लेकिन मूव ऊपर हो रहा है, अपोजिट साइड में जा रहा है। तो देखो व्हेन टू बॉडीज इंटरएक्ट द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कम इनटू एक्शन, एक्शन रिएक्शन, रॉकेट का याद रखो। इवन दो देयर मैग्नीट्यूड आर सेम, सेम 10 न्यूटन, ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। Their directions are opposite. Their effects do not get cancelled out. These actions and reaction forces do not act on same body. सेम बॉडी के ऊपर तो नहीं एक्ट हो रहे। देखो ये जो नीचे पुश मार रहे थे, धरती को पुश मार रहा है ना, और लेकिन जो रिएक्शन किस पे आ रहा है? रॉकेट पे आ रहा है। तो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करता, इसीलिए इनके इफेक्ट कैंसल आउट नहीं होते। ध्यान रखना, फोर्स ऊपर और फोर्स नीचे 10 न्यूटन 10 न्यूटन, क्या इनके इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे? इफेक्ट बोल रहा है, इफेक्ट जो आ रहा है, नहीं इफेक्ट नहीं कैंसिल होंगे। इफेक्ट नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। एक नीचे को मार रहा है और एक ऊपर को मार रहा है। नीचे कौन? जो हमारा एक्शन था, तो रिएक्शन किधर? ऊपर की तरफ। इफेक्ट दोनों का आ रहा है, ये याद रखने वाला पॉइंट है, और यही ये क्वेश्चन ने पूछा है। इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल व्हेन बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम वेलोसिटी। समझो यहां से मैं एक टेनिस का बॉल भेजता हूं जो अंदर से खाली रहता है, वहीं पे अगर मैं एक जो हमारा क्रिकेट का बॉल हो, हार्ड जो हमारा सीजन बॉल बोलते हैं, वो दोनों का मोमेंटम जो होता है, दोनों देखो वो टफ बहुत ज्यादा अलग होता है, दोनों को हम लोग रोक नहीं सकते। जबकि सेम हम लोग स्पीड से भेजें, 10 मीटर पर सेकंड से टेनिस को भेजा, 10 मीटर पर सेकंड से हमने हमारे सीजन बॉल को भी भेजा, लेकिन हम लोग को अपीयर होता है ज्यादा ताकत किसको रोकने में लगाना पड़ता है? जो सीजन बॉल है, जो अंदर से भरा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सा रीजन बताया हमने। The momentum of a body is the product of mass and velocity। देखो P equals to mv होता है, and rate change of momentum of a body is equals to the force applied। कितना मोमेंटम? तो हम लोग देखो ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इसमें मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं? बॉल वहां से आई, मैंने अपने हाथ से रोका, तो इसका मोमेंटम चेंज कर दिया। और वो कितना होता है? जितना फोर्स लगाया। अगर मैं नहीं करूंगा, मतलब उसका मोमेंटम को पूरा नहीं रोक रहा, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा पीछे जाऊंगा। पूरी तरह से रोक दिया तो वहीं पे, तो कितना मोमेंटम चेंज होगा और डिपेंड करता है कितना फोर्स लगा रहा हूं मैं। तो F इक्वल्स टू एम, यहीं पे जो फोर्स मैंने लगाया है
वो उसके v माइनस यू हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और t। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दिस गिवन इंफॉर्मेशन both the balls move with the same velocity and finally stops। दोनों आया, एक तरह से टेनिस बॉल है जो अंदर से खाली है, और एक सीजन बॉल आया जो हमारा क्रिकेट का बॉल था, वो सीजन बॉल था, अंदर से भरा हुआ था। दोनों को जो रोकने के लिए फोर्स है वो अलग लगा, जबकि वेलोसिटी सेम है। कैसे लगा, तो वो देखो, दस फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप द बॉल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉल। यही बोल रहा हूं, जो क्रिकेट का बॉल है वो अंदर से भरा है, जो सीजन बॉल है वो अंदर से खोखला है, खाली है। तो इसको रोकने के लिए फोर्स कम लगेगा, इसको रोकने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि दिख रहा है फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। इसका मास कम है, इसीलिए इसका फोर्स भी कम लग रहा है, जबकि वेलोसिटी सेम 10 मीटर पर सेकेंड से भेजो, यहाँ पे फोर्स ज्यादा है क्योंकि इसका मास ज्यादा है। यही रीजन, ये हम लोग को बताना है इसमें से। तो it is easier to stop the ball than a cricket ball moving with the same speed because the momentum of the cricket ball will be higher than the tennis ball। क्योंकि हमने अभी पढ़ा P इक्वल्स टू एम वी, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम, और जितना कम मास उतना कम मोमेंटम। तो किसका मोमेंटम ज्यादा, हमारे क्रिकेट बॉल का। किसका मोमेंटम कम, हमारे टेनिस बॉल का। As the mass of the cricket ball is more than the tennis ball, therefore less force is required। तो इसका देखो मोमेंटम कम है तो इसको कम लगेगा फोर्स, इसको ज्यादा लगेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। The velocity of an object at rest considered to be uniform। अब ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। The velocity of an object is said to be in uniform motion when its speed is constant at the time। ओके, देखो हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली बोलना चाहिए कंसीडर टू बी यूनिफॉर्म। अगर ये कोई भी रेस्ट पे ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं, ये यूनिफॉर्म मोशन में। जी हाँ बच्चों, इसको क्या बोल रहे हैं, रेस्ट पे बोलने के बाद एक और साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं, इट इज अंडर द यूनिफॉर्म मोशन। क्यों यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन अभी मैंने बताया कि स्पीड चेंज नहीं होती, आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये हो रही है। अब ये देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। आगे और an object at rest has uniform speed of 0 all the time and does not even change direction। तो देखो यूनिफॉर्म सिविल क्यों, अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल रहा हूँ, अलग चीज है, पॉलिटी का। ये यूनिफॉर्म मोशन में क्यों है, देखो भले आप लोग बोलेंगे सर ये क्या वैकी वैकी बातें कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी समझो ये यूनिफॉर्म मोशन में क्यों है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, जीरो। इसकी स्पीड क्या है, जीरो, और वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर यही मैं 5 की स्पीड से भेजता रहा तो इसकी स्पीड चेंज नहीं होती, तो उसको बोल रहा था ना मैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन में, देखो ये सेम स्पीड से जा रहा है, तो इट इज अंडर द सेम यूनिफॉर्म मोशन। यही बोल रहा हूं मैं। ये ऐसे है सर, ये तो रेस्ट पे, तो अरे इसी को बोलते हैं हम लोग कि इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन लेकिन जीरो स्पीड है। ओके, चलो ऐसे, ये रेस्ट पे है तो ये क्या है, जीरो। Hence the velocity of an object at rest considered to be uniform। यही क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हमने आंसर कर दिया। Take 5 examples from your surrounding and give explanation based on Newton's law of motion। चलो अच्छा काम है। If you try to push an empty cart, a cart full of bricks, it would be easier to push an empty cart than the cart full of the bricks। आप देखो एक खाली बक्सा रखा है, खाली बॉक्स है, उसको धक्का तो मैं टच के मार के दे सकता था, टच के मार के हटा सकता, वही उसके अंदर ब्रिक्स ईंटें भर दिया, अल्लाह ताकत लगाना पड़ता है बहुत। ऐसा क्यों हुआ, ये इतना जरूरी कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, देखो दिस हैपेंस बिकॉज द इनर्शिया ऑफ द कार्ट फुल ऑफ द ब्रिक इज मोर देन द एम्प्टी कार्ट। And by Newton's first law of motion, we know that the more the inertia, more force is required to change the state of rest of a body। तो सिंपल, जो बॉक्स ब्रिक्स से भरा है, ये हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इनर्शिया इनर्शिया कैसे होती है। जो ब्रिक्स से भरा हुआ है
उसके लिए मेरे को क्या होता है, उसके अंदर इनर्शिया भी ज़्यादा, तो उसको जो धक्का रेस्ट पे, उसको रेस्ट से हटा के उसको ऐसे हिलाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगेगी। वहीं पे जो एम्प्टी बॉक्स है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है, इनर्शिया कम है, तो मुझे फोर्स भी कम लगाने पड़ेगी। किस चीज़ के लिए, उसको रेस्ट से आगे ऐसे मोशन में लाने के लिए। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ हमारा न्यूटन्स का। इफ वी पुश अ बाइसिकल and a car with the same force, the bicycle will have greater acceleration than the car because the bicycle has the less mass compared to the car। अब क्या बोल रहे हैं, एक जगह ये आपके अंदर हल्की पावर आ गई। अब आपके सामने साइकिल रखी हुई है, कार रखी हुई है, कार को आप जाके दौड़ करके ऐसे किए तो मोशन में कर दी क्योंकि हल्की पावर आ चुकी है। लेकिन वैसे ही आपने साइकिल को किया, साइकिल चली गई स्पेस में। ऐसा क्यों हुआ, कार तो जमीन पे ही रह गई लेकिन बहुत दूर चली गई, हल्क भाई ने मारा था। लेकिन हल्क भाई भी अब साइंटिस्ट हो चुके, वो भी सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो हल्क भाई को बताना पड़ा कि जो साइकिल का मास है उसका जो हम लोग क्या बोलते हैं मास कम है, तो उसके अंदर अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हैं, इस केस में दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू ma, मा, ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो एक केस देखो, हम लोग फोर्स सेम रख रहे हैं 20 न्यूटन का, ठीक है, और 70 न्यूटन का कार के लिए भी फोर्स लगा रहा हूं। इसका मास मेरे को बताओ, साइकिल का मैं लेता हूं 1 किलो का ऐसे ही, और कार को लेता हूं मैं 20 किलो का। आप मुझे बताओ 20, इसको लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए राइट हैंड साइड भी इक्वल है, तो मतलब एक्सेलरेशन कितना लिखना पड़ेगा 20। तो देखो साइकिल जो होगी 20 के स्पीड से बढ़ेगी, यहाँ पे साइकिल कार जो है 1 के स्पीड से। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 20 दोनों साइड पे आ गए। फर्क दिखा, मैथमेटिकली भी आप लोग को दिखा दिया मैंने कैसे कर सकते हैं ये। तो फोर्स अगर दोनों केस में सेम रखा, मास हमारे जो इसका था साइकिल का कम था तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, यहाँ पे मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, क्योंकि फोर्स हम लोग सेम रख रहे हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। When we place a book on a table, the book does not fall. This is because the amount of force is applied by the table on the book as is applied by the book on the table is same. अगर मैं समझो ये बुक रखूं टेबल पे, तो ये क्या करता है, गिरता नहीं। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स हमारा बुक टेबल पे लगा रहा उतना ही फोर्स टेबल बुक के ऊपर लगा रहा है, और ये दोनों बैलेंस होते हैं, इसलिए मोशन दिखाई नहीं देता। समझ गए, सिंपल सा। चौथा, वॉकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। when we walk, we push the ground in backward direction with some force, and the ground in reaction pushes us the forward। अरे फॉरवर्ड, तो देखो मैं जमीन पे चल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, जमीन को पीछे की तरफ दे रहा हूं, तो जमीन क्या करती है, मेरी बॉडी को आगे की तरफ भेजती है, तो मेरी बॉडी अलग तरफ जा रही है। समझ गए, तो मैंने पीछे की तरफ चलना शुरू किया ऐसे, लेकिन मेरी बॉडी कहां की तरफ जा रही है, आगे की तरफ। फोर्स कहां लगा, पीछे की तरफ, बॉडी कहां गई, आगे की तरफ। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला है। When we shake a tree, हल्की पावर, the leaves of the tree fall on the ground. This because the leaves were in the inertia of rest before shaking the tree. So when the tree was shook, they fall down to attain their inertia of rest again. जब मैंने उसको हिलाया तो पहले वो पत्ते जो रेस्ट पे थे, मैंने फोर्स अप्लाई किया तो रेस्ट से उसके अंदर एक्सिलरेशन किया, और वो तब तक एक्सिलरेट करेगा जब तक कि वो रेस्ट पे ना आए, और वो रेस्ट पे कहाँ पे आता है, जमीन के पास। दिस वाज योर 5 एग्जांपल। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा पार्ट और बाकी, इजी सा पार्ट है, कुछ भी है नहीं। जो टफ पार्ट था वो हमने डील कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।